चलिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ऑफ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप के थे। पहला आर एल वी पी, पी जीरो माइनस पी एस बट्टा पी जीरो बराबर एक्स विलय। पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी गुना एम। और तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे के एफ गुना एम। और चौथा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। ये चार फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या चीज का? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये चार फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। इन फॉर्मूला के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी फॉर्मूला जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सही है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना है, यहां पे लिखा हुआ है ये सभी सूत्र वैद्युत अन क्या लिखा हुआ है? अनअपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सही है। ये सभी सूत्र वैद्युत अपघट्य विलयों के केस में सही रिजल्ट नहीं देते हैं। नहीं, ध्यान रखना है। अब ये लिखने का क्या मतलब है, थोड़ा समझा जाए इस चीज को। देखो तो देखा जाए, जब भी हम लोग को लिखा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं बताओ? और बोलता है वैद्युत अनअपघट्य तो किसे कहते हैं? वैद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे विलयन, तो यहां विलयन नहीं है, ये विलय है, ये विलय है। वैद्युत अनअपघट्य विलय। बैठिए, देखा जाए हम लोग को वर्ड यूज किया गया है, ध्यान सुनो। वैद्युत अनअपघट्य विलय। वैद्युत अनअपघट्य विलय कहें तो हम लोग कहा जाता है कि वैसे विलय, ध्यान रखना है, जो जल में जाने के बाद या विलायक में जाने के बाद आयंस में विघटित नहीं होते हैं, आयंस में विघटित नहीं होते हैं, नहीं, उनको हम लोग कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य। ध्यान रखना है। तो वैद्युत अनअपघट्य का मतलब हो गया, यहां से कहा जा रहा है कि वैसे विलय जो विलायक में जाने के बाद भी आयन में नहीं टूटते हैं, आयन में नहीं टूटते हैं। ध्यान रखना है। तो वैसे विलय जो विलायक में जाने के बाद भी आयन में नहीं टूटते हैं वैद्युत अनअपघट्य विलय कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो इसका एग्जांपल हम लोग को दिया जाता है यूरिया, हम लोग को एग्जांपल दिया जाता है शुगर, हम लोग को एग्जांपल दिया जाता है ग्लूकोज, etc। ध्यान रखना है। ये लोग ऐसे विलय हैं नहीं जिनको आप जल में डाल दीजिएगा, नहीं, या किसी विलायक में डाल दीजिएगा तो विलायक के अंदर जाने के बाद ये विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो आप यहां से एक बर्तन लेते हैं, ये बर्तन ले लिए, इस बर्तन में मान लो आप जल ले लिए, ये आपका जल है,
नहीं, यहां पर मान लीजिए आपका हाथ है और इस हाथ में आप ये रखे हुए हैं एक चीनी का दाना। ये एक चीनी का एक अणु है, एक अणु। इस एक चीनी के अणु का फॉर्मूला क्या होता है, देख रहे हो? एक चीनी के अणु का फॉर्मूला है C12H22O11, यानी 12 गो कार्बन है, 22 गो हाइड्रोजन है, 11 गो ऑक्सीजन है। अब इसको उठा के तुम इसमें डाल दिए, इसमें डाल दोगे तो अभी भी इसका फॉर्मूला यही रहेगा, इसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो वैसे विलय कण जो विलयन के बाहर भी, विलयन के बाहर जैसे थे, विलयन के अंदर भी क्या है, वैसे ही है। ध्यान रखना है, नहीं इनमें कोई बदलाव नहीं आया, तो ये क्या है, वैद्युत अनअपघट्य विलय। क्या कहलाएंगे? वैद्युत अनअपघट्य विलय। ध्यान रखना है। चलो दूसरा समझो। अब हम लोग कहा गया, अगला क्या कहा जा रहा है, वैद्युत अपघट्य। अब यहां पर अन नहीं लग रहा है, क्या कह रहा है, वैद्युत अपघट्य विलय। वैद्युत अपघट्य विलय। अगर कोई वैद्युत अपघट्य विलय है, ध्यान समझो, तो वैद्युत अपघट्य विलय का मतलब हुआ कि वैसे विलय जो विलायक के अंदर जाने के बाद आयन में टूट जाते हैं, उनको हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघट्य विलय। ध्यान रखना है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वैसे विलय जो वैसे विलय जो विलायक के अंदर जाने पर विलायक के अंदर जाने पर आयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, नहीं उन्हीं को क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य विलय। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो एक बर्तन लिए, इस बर्तन में तुम पानी ले लिए, ये तुम्हारा पानी है। अब यहां पर तुम्हारा हाथ है और इस हाथ में हम एक कण लिए हुए हैं। अब ये कण जो है ये क्या है, NaCl। ये क्या है, NaCl। ठीक, तो एक कण यहां पर हमारा कौन है, NaCl। यहां पर Na और Cl अलग अलग है कि सटा हुआ है, सटा हुआ है। क्या है, सटा हुआ है। नहीं, अब इस कण को तुम उठा के पानी में डाल दो, तो क्या पानी में जाने के बाद ये एक कण, एक ही कण रहेगा कि दो कण में टूट जाएगा, दो कण में टूट जाएगा। एक कण हो जाएगा Na+ और एक कण हो जाएगा Cl-। होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो क्या इस कण की संख्या विलयन के बाहर और विलयन के अंदर समान है कि अलग अलग है? अलग अलग है। नहीं, विलयन के बाहर यहां कणों की संख्या हम गिनेंगे तो एक कण गिनेंगे, और विलयन के अंदर इस कण की संख्या कितनी हो गई, 2। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य विलय। तो वैसे विलय के कण जो विलायक के अंदर जाने के बाद आयन में टूट जाएं, वो वैद्युत अपघट्य हैं। और वैसे विलय के कण जो विलायक के अंदर जाने के बाद भी आयन में नहीं टूटे, वो क्या है, वैद्युत अनअपघट्य विलय हैं। समझ में आया? दिक्कत है? चलो अब अगले पॉइंट को समझो। देखो तो यहां से क्या हुआ कि हम एक बर्तन ले लिए, यह हम लोग का बर्तन है। अब इस बर्तन में हम ले लिए 1 kg जल। क्या ले लिए, 1 kg जल। और यहां हाथ में हम लिए हुए हैं ये एक C12H22O11, यानी एक चीनी का कण लिए हैं। नहीं, या एक कहो या 1 मोल कह सकते हो इसको। ठीक है, अब
इसको हम एक कण को हम क्या कर रहे हैं, एक कण को हम क्या मान रहे हैं, एक मोल। क्या मान रहे हैं, एक मोल, यानी एक मोल चीनी का कण हाथ में लिए हुए हैं। अब इसको उठा के इसमें डाल दिए, तो बताओ ये हाथ में एक मोल है, अंदर जाने के बाद भी एक मोल रहेगा कि एक मोल से बढ़ जाएगा? एक ही मोल रहेगा, क्योंकि ये वैद्युत अनअपघट्य है। ये विलयन में अंदर जाने के बाद नहीं टूटता नहीं है। जितना कणों की संख्या बाहर है उतना ही कणों की संख्या अंदर भी रहती है। नहीं तो यहां बताओ 1 केजी जल लिखे हैं, अब इसमें चीनी कोई बोल रहे कितना चीनी लिखेंगे? 1 मोल चीनी लिखे तो कोई गलती लिख रहे हैं? बोलो दिक्कत है? चलो अब हमको ध्यान दिया जाए, यहां से हम लोग को डेल्टा टीबी निकाला गया। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला क्या बताया गया है? केबी गुना एम। अच्छा, अब इस विलयन का हमको मोलालता निकालना है। जो विलयन है इसका मोलालता यहां साइड में निकाल लेते हैं। मोलालता बराबर, बताओ मोलालता का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर केजी, नहीं विलय की मात्रा मोल में। तो बताओ इस विलयन में विलय की मात्रा कितनी है? तो इस विलयन के अंदर नहीं देखना है। राहुल साहब जब मोलालता कैलकुलेट करते थे, राहुल साहब जब मोलालता कैलकुलेट करते थे, नहीं तो वो विलय के किस कण को लेते थे? बाहरी कण को, क्योंकि वो समझते थे कि विलय कणों की संख्या जितनी बाहर होती है अंदर भी तो उतनी ही होगी। नहीं ठीक, तो हाथ में ये विलय कितना है? 1 मोल। ध्यान रखना है। तो मोलालता का मान लिखना है, विलय की मात्रा मोल में 1 मोल बट्टा विलायक का भार कितना। तो इस विलयन के लिए मोलालता का मान कितना आएगा? इतना लिखे तो कोई दिक्कत है? बोलो। इस मोलालता के मान को उठा के यहां रख सकते हैं कि नहीं होते हैं? रख सकते हैं। तो हम देखो रख रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना कितना 1। जल के लिए केबी का मान होता है 0.52 गुना 1। तो डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया? 0.52। ये केबी का मान कांस्टेंट होता है, ये प्रायोगिक मान है। नहीं ये मान क्या है? प्रायोगिक है। इसका मान क्वेश्चन में दिया रहता है। नहीं तो केबी का मान 0.52, मोलालता का मान 1 आया, हम रख दिए। डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया? 0.52। ये कौन निकाला? राहुल साहब, अकॉर्डिंग टू राउल्ट। राउल्ट के अनुसार यह है। तो जो भी राउल्ट के अनुसार आता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कुछ समझ में आया? ठीक। अब ये बताओ 1 केजी पानी में 1 मोल चीनी डालते हैं, नहीं तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। 1 केजी पानी है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और उसमें जब चीनी डालेंगे तो क्वथनांक 100 रहेगा, 100 से बढ़ जाएगा। तो राहुल साहब कहते हैं कि 100 से कितना बढ़ेगा? यानी चीनी डालने के बाद इस विलयन का क्वथनांक हो जाएगा 100 और प्लस 0.52, यानी हो जाएगा 100.52। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है ना? ठीक है चलो। तो क्वथनांक का उन्नयन यानी क्वथनांक कितना से बढ़ जाएगा 1 केजी पानी में 1 मोल चीनी डालने से? तो वो निकल गया 0.52। राहुल साहब बता दिए। नहीं अब इसी क्वथनांक के उन्नयन को मापने का दूसरा तरीका भी होता है। वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल। यानी हम क्या करेंगे, पहले पानी ले लिए प्योर पानी, या प्योर पानी में थर्मामीटर लगा दिए और चेक कर लिए कि भाई प्योर पानी का क्वथनांक 100 है। ठीक। और फिर पानी में 1 केजी पानी में 1 मोल चीनी डाल दिए, मिला दिए, और फिर उसको गर्म किए और उसमें थर्मामीटर डाल दिए। नहीं तो जब उसमें थर्मामीटर डालें और थर्मामीटर डालने पर अगर उस विलयन का क्वथनांक कितना आ जाए 100.52 अगर आ गया तो समझ जाओ कि राहुल साहब का गुना भाग क्या है? सही है। और अगर 100.52 नहीं आता तो क्या राहुल साहब गुना भाग सही होता? नहीं। तो चीनी के केस में जब चेक किया गया थर्मामीटर के द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा डेल्टा टीबी का मान निकाला गया, यानी क्वथनांक का मान निकाला गया। डेल्टा टीबी का मान जब चेक किया गया तो वो भी वैल्यू कितना आ गया? 0.52। तो ये जो मान आया थर्मामीटर से जो माप क्या पाया, ये कौन सा मान कहलाएगा?
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो बताओ चीनी के केस में, चीनी के केस में कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग है कि सेम आ गया? सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि चीनी के लिए राउल्ट का फॉर्मूला सही है। राउल्ट का फॉर्मूला क्या है? सही है। ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। तो चीनी के केस में राउल्ट का फॉर्मूला क्यों सही हुआ? क्योंकि चीनी के कणों की संख्या विलयन के बाहर या विलयन के अंदर समान रहती है। ठीक। अब कहानी को पलटते हैं। ये ले लिए पानी, ये ले लिए NaCl। अभी कितना है? 1 मोल कण है। कितना कण है? 1 मोल कण। ठीक है। कण कितना है? 1 मोल। ध्यान रखना है। इसको उठा के पानी में डाले। अब कण कय गो हो गया? तो कण कितना हो गया? 2 मोल कण हो गया। 2 मोल कण हो गया। यही कण जाके 2 भाग में टूट गया। तो 1 मोल कण था बाहर, अंदर जाके हो गया 2 मोल कण। नहीं। चलो अब हम लोग को ध्यान दिया जाए, ये जो पानी है अभी भी कितना है? 1 kg। पानी कितना है? 1 kg। राहुल साहब विलय की मात्रा को कौन सा लेते थे? विलयन के बाहर वाला कि विलयन के अंदर वाला? बाहर वाला। याद रखिएगा हमेशा ये बात। तो चलो अब निकालते हैं मोलालता का मान। तो विलय की मात्रा मोल में कितना है? 1 मोल। अब विलायक का भार केजी में, तो इनके अनुसार मोलालता का मान कितना आ गया? 1 मोल पर केजी आ जाएगा। आएगा। अभी 1 मोल पर केजी वो मान लिए। अब बताओ राहुल साहब डेल्टा टीबी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान तो फिक्स है, और वो मोलालता कितना कैलकुलेट किए हैं? 1। तो वैल्यू कितना आ गया? 0.52। किसके अनुसार? कौन सा वैल्यू कहलाएगा? चलो अब विलियन के अंदर कणों की संख्या 2 है, तो विलियन के अंदर अब इसके अंदर मोलालता निकालो। कितना आएगा? विलय की मात्रा मोल में और विलायक का भार केजी में, ये कितना आ गया? 2 मोल पर केजी आएगा। ये किसके अनुसार आएगा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। चलो तो जैसा ही एक्सपेरिमेंट यानी थर्मामीटर से डेल्टा टीबी का जब मान निकाला गया, नहीं तो वो मान आ गया 2 गुना 0.52 यानी कि 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1.04 आ गया। यानी थर्मामीटर कह रहा है कि अगर 1 केजी पानी में 1 मोल NaCl डालिएगा, 1 केजी पानी में 1 मोल NaCl अगर डालिएगा तो क्वथनांक 1.04 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। और राहुल साहब कहते हैं कि नहीं, क्वथनांक 0.52 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा? 0.52 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये बताओ ये जो मान है वो कौन सा मान है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन इतना होगा, और राहुल साहब कह रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन इतना होगा। अब ये बताओ
इस केस में क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर है? नहीं है। तो क्या NaCl के केस में कोई पूछे कि बाबू NaCl जो है इसके केस में राउल्ट का फॉर्मूला लागू होगा कि नहीं लागू होगा? इतना बोले तो कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या कहा गया, अब NaCl जो है इसके केस में राउल्ट का फॉर्मूला क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि NaCl एक ऐसा कण है जिसके कणों की संख्या बिलियन के बाहर कुछ और रहती है और बिलियन के अंदर कणों की संख्या कुछ और हो जाती है। नहीं, और ये बोलो कि जो डेल्टा टीबी तुम पढ़ रहे हो, ये जो डेल्टा टीबी तुम पढ़ रहे हो, हमको बताओ ये क्या है? ये क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म। अब अगर ये अनुसंख्यक गुणधर्म है तो अनुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या बताया गया है? ऐसा गुण किसी भी विलयन का, किसी आदर्श विलयन का ऐसा गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नहीं, तो ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा? नहीं, विलय के कणों की संख्या विलयन के अंदर कितनी है? 2। नहीं, इसलिए वैल्यू 2 गुना आ रहा है। राउल्ट साहब गलती कहां किए थे? राउल्ट साहब विलय के कणों की संख्या को हमेशा कहां कैलकुलेट करते थे? बाहर से। नहीं, वो हमेशा सोचते थे कि हाँ भाई हम इतना मोल ले लिए हैं, इतना पानी ले लिए हैं, तो क्या ही है, कैलकुलेटर ना करना है, मोललता का मान निकालो, सॉल्व करो, निकाल दो। वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए, वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि भाई कण जो हाथ में लिए हैं, यहां पर गिन रहे हैं 3 गो कण, अंदर डाल तो हो गया 6 गो कण। नहीं, तो अगर अंदर कणों का संख्या बढ़ेगा तो क्या अनुसंख्यक गुणधर्म का मान नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अनुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। बात समझ में आ रहा है? अब सिंपल क्वेश्चन देखो, तुमको ऐसा आता है, नॉर्मल क्वेश्चन तुमको बार बार ऐसा पूछा जाता है। तुमको क्या करेगा, यहां भी तुमको पानी दे दिया और यहां भी तुमको पानी दे दिया, नॉर्मल क्वेश्चन। यहां पर तुमको बोल दिया कि भाई यहां पर जो मोलारिटी है वो तुमको बोल दिया 1 मोल पर लीटर ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। यहां बोल दिया 1 मोल पर लीटर तुम्हारा NaCl है, दे दिया। अब बोलेगा क्या कि इन दोनों में किसके क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा? तो NaCl क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा। नहीं, क्वथनांक का उन्नयन पूछ रहा है, तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। और अनुसंख्यक गुणधर्म किस चीज पर डिपेंड करता है? कणों की संख्या पर। तो यहां भी लिखा हुआ 1 मोल, यहां भी लिखा हुआ 1 मोल, तो बच्चा तो समझेगा यहां से, और यहां भी 1 मोल, यहां भी 1 मोल, तो क्वथनांक का उन्नयन दोनों का क्या होगा? समान होगा। नहीं, लेकिन क्या दोनों के क्वथनांक का उन्नयन समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। नहीं, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। थोड़ा वैद्युत अर्ण अपघट्य बोलने में ज्यादा दम लग रहा है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, तो बुझा रहा है? बुझा रहा है। तो ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं, तो ये टूटेंगे तो कणों की संख्या बिलियन में बढ़ जाएगी। बाहर है 1 मोल, अंदर जाने के बाद हो जाएगा 2 मोल। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो इन दोनों में किसका डेल्टा टीबी का मान ज्यादा? अगर इसका डेल्टा टीबी हम बोलते हैं कि डेल्टा टीबी 1 है और इसका डेल्टा टीबी 2 है, तो बताओ किसका मान ज्यादा? डेल्टा टीबी 2 का मान ज्यादा होगा और डेल्टा टीबी 1 का मान कम होगा। तो ऐसा बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में पूछा रहा है? दिक्कत है? चलिए, सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। हम लोग को यहां से 2 गो बर्तन दिया गया, इस बर्तन में भी आपका विलायक ले लिया गया और यहां पर बोल दिया क्या? 1 मोल विलय है, 1 मोल पर लीटर, इसका मोलार्ता दे दिया है 1 मोल पर लीटर। यहां ग्लूकोज दे दिया और यहां दे दिया 1 मोल पर लीटर, यहां यूरिया दे दिया। अब पूछेगा बताओ
इसका क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB1 है, इसके क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB2 है। बताओ किसका मान ज्यादा किसका मान कम? दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। सही बात है, दोनों का बराबर होगा। नहीं, क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और यूरिया भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों का मात्रा क्या दे दिया है? समान दे दिया है। तो अगर दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहे और दोनों का मात्रा समान दे दे तो उस केस में इनका अनुसंख्यक गुणधर्म समान होगा, यानी डेल्टा TB1 बराबर डेल्टा TB2। अगर हिमांक का अनुमान पूछ दे तो डेल्टा TF1 बराबर डेल्टा TF2, हिमांक का अनुमान भी बराबर होगा। परासरण दाब पूछ दे तो इसका परासरण दाब π1 अगर इसका π2 तो भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे AlCl3 ले लो, CaCl2 ले लो, Al2SO4 का होल 3 ले लो। गधा, एक एग्जाम्पल छोड़ो, सब 3-4 उतने और बताइए तो। अरे 3-4 को कितना आयन है भाई? नहीं, आयन का कमी है। लीजिए AlCl3 दे दिया। AlCl3 आयन टूटेगा नहीं टूटेगा? कई गो आयन? 4 गो आयन बनाएगा। लीजिए MgCl2 Mg2 प्लस 2Cl माइनस Al2SO4 का होल 3 2Al3 प्लस, लीजिए और दें ना कहे ठीक है, और ले लीजिए CaCO3 आयनी कंपाउंड कमी है जी, अनगिनत कंपाउंड है। Ca2 प्लस CO3 पर 2 माइनस, और दिया जाए H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस। नहीं होगा जी, कितना ही आयन है बस में है। अब इन सब का मात्रा समान दे देगा, बोलेगा ये भी 1 मोल है, 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 ये भी 1 मोल है। बताओ किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा? पूछ देगा। नहीं तो जिसके आयन की संख्या सबसे ज्यादा होगी भाई उसका परासरण दाब क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो आयन की संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? इसका है, तो इसका परासरण दाब का मान सबसे ज्यादा आएगा। नहीं आएगा क्या? आएगा। क्वथनांक का उन्नयन पूछे किसका ज्यादा, तो भी इसी का सबसे ज्यादा आएगा। हिमांक का अनुमान किसका सबसे ज्यादा? इसी का सबसे ज्यादा आएगा। क्योंकि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे क्वथनांक का उन्नयन, चाहे हिमांक का अनुमान, चाहे परासरण दाब, चाहे वाष्प दाब का अपक्षिक अनुमान, इन सब का मान कणों की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होते हैं। किसके? कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये सब कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ध्यान रखना है, कणों की संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बढ़ेगा। हाँ, अब इसमें यह पूछ सकता है, सोचो ये सब दिया हुआ है, अब इसमें बोल रहा है क्या? इनमें से किसका वाष्प दाब अधिकतम होगा? पूछेगा किनका वाष्प दाब अधिकतम होगा। तब सोचो, वाष्प दाब जो है ये कणों की संख्या के उल्टा संबंध होता है। वाष्प दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो कणों की संख्या के समानुपाती होता है। लेकिन कोई पूछ दिया कि भाई वेपर प्रेशर वाष्प दाब बताओ किसका ज्यादा, तो वाष्प दाब और कणों की संख्या में कोई संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। ध्यान रखना, याद करो, वाष्प शुद्ध द्रव्य में वाष्प दाब सबसे ज्यादा। 5 ग्राम चीनी डाल देंगे वाष्प दाब घट जाएगा, 10 ग्राम चीनी डाल देंगे और वाष्प दाब घट जाएगा। नहीं तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान क्या होगा? घटेगा। तो कोई वैसा करेगा कि भाई बताओ इनमें से सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका, तो बताओ किसका? CaCO3 2 कण, और कोई 2 कण है? नहीं, यही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? CaCO3। अगर पूछ दिया कि वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब मैक्सिमम किसका, तो आंसर क्या लिखेंगे? CaCO3। बस में आ रहा है। तुमसे पूछ देता कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम, नहीं तो तुमको भी ध्यान रखना पड़ेगा, विलय की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो हिमांक का मान घटता चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट और कणों की संख्या में भी कोई संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। कणों की संख्या में उल्टा संबंध होता है। तो जिसके कणों की संख्या सबसे कम होगी
उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नहीं तो इसमें कणों की संख्या सबसे कम किसके पास है? CaCO3 के पास। तो ये क्या होगा? CaCO3 फ्रीजिंग पॉइंट, इस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे अधिकतम होगा। नहीं, तुमसे पूछ दिया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और कणों की संख्या में सीधा संबंध होता है। बॉइलिंग पॉइंट और कणों की संख्या में सीधा संबंध होता है। नहीं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? Al2SO4 का होल 3, क्योंकि इसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिक्कत है? नहीं तो ये सब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? क्वथनांक का उन्नयन। अनुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है कि वैसे प्रॉपर्टी जिनका मान अणुओं की संख्या बढ़ने से बढ़े, अणुओं की संख्या घटने से घटे। क्योंकि तुम सब में देख लो, RLVP समानुपाती है विलय के मोल अंश। तो विलय के मोल अंश का मतलब विलय के अणु की संख्या बढ़ेगी तो RLVP का मान बढ़ेगा। डेल्टा TB समानुपाती है मोललता के, यानी मोललता बढ़ेगी यानी विलय के मोल संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा। डेल्टा TF समानुपाती है मोललता के, मोललता बढ़ेगी तो डेल्टा TF का मान बढ़ेगा। परासरण दाब समानुपाती है मोलरता के, नहीं है क्या? है। मोलरता बढ़ेगी तो परासरण दाब बढ़ेगा। तो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सारा का सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलय के कणों की संख्या के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? समानुपाती है। ये सब बुझा रहा है? नहीं तो ये सब क्वेश्चन बड़ा ऑब्जेक्टिव में भरा रहता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन देखिएगा ना तो विलियन से बड़ा ये सब क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के पूछेगा। कभी वास्तव पूछ देगा, कभी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ देगा, कभी क्वथनांक का उन्नयन पूछ देगा। लड़का के दिमाग का वर्ड होता है, सर बताए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना कणों की संख्या के समानुपाती होता है, खाली यही बच्चा याद रखता है। नहीं, आप क्वेश्चन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछा, वो पूछ दिया हिमांक किसका अधिकतम। तो लड़का पूछता है कि अच्छा हिमांक किसका अधिकतम, तो सर बताए हैं जिसका कणों का संख्या अधिकतम वही अधिकतम। नहीं, अब कणों का संख्या अधिकतम पकड़ लिया और हिमांक को भी अधिकतम पहुंचा दिया, हो गया आंसर गलत। समझ में आ रहा है कहां पॉइंट पकड़ना है? चलिए, तो कुछ कुछ बात समझ में आया। तो अब ये बात बोलें तो अब गलत नहीं ना है कि राउल्ट का फॉर्मूला कहां लागू होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वैद्युत अनअपघट्य के केस में राउल्ट का फॉर्मूला सही लागू होगा। कोई पूछता है क्यों सही लागू होगा? क्योंकि वैद्युत अनअपघट्य ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कणों की संख्या विलयन के बाहर और विलयन के अंदर समान रहती है। नहीं, वैद्युत अपघट्य केस में राउल्ट का फॉर्मूला क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जिनके कणों की संख्या विलयन के बाहर कुछ और होती है और विलयन के अंदर जाने के बाद कुछ और हो जाती है। बात समझ आ रहा है? राउल्ट साहब क्यों गलती हो जा रहे थे? क्योंकि राउल्ट साहब हमेशा कणों की संख्या का वो मान लेते थे जो विलयन के बाहर उपस्थित होते थे, वो विलयन के अंदर के कणों की संख्या को कंसीडर नहीं करते थे। इसीलिए उनका फॉर्मूला क्या हुआ? गलत हुआ। तो उनका फॉर्मूला गलत है? नहीं, उनका फॉर्मूला वैद्युत अपघट्य के लिए गलत है, वैद्युत अनअपघट्य के लिए सही है। आगे बढ़े तो कुछ कुछ कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। चलिए, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। चलिए, तो हम यहां लिख दिए हैं वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है। तो नहीं समझ गए आप लोग? समझ चुके हैं आप लोग? अच्छा, एक पॉइंट और समझ लिया जाए, थोड़ा समझो, एक पॉइंट और समझ लें। यहां पर हम लोग ले लिए पानी या बेंजीन ले लिए, विलायक के रूप में क्या ले लिए? बेंजीन। और यहां पर हम लोग 2 कण ले लिए। कई कण ले लिए? 2 कण। अब ये कण जो है वो है फॉर्मिक एसिड, मान लेते हैं। कौन सा है? HCOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये बेंजीन है, सीजी क्या बोलते हैं जी? बेंजीन। ये पोलर है कि नॉन पोलर? ये बोलो, ये पोलर कि नॉन पोलर?
बोलो, दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? ध्यान रखना है। देखो, तुम ऐसा बहुत सारे घरों में देखे होगे, बहुत सारे ऐसे घरों में तुम देखे होगे कि दो गो भाई है, जब एक साथ लगभग उम्र का बराबर है सब, एक साथ एक घर में रह रहा है, नहीं तो हर चीज के लिए झगड़ा करता है, हर चीज के लिए झगड़ा करता है सब, नहीं करता है? छोटा सा दूगो बच्चा को ले लेना है, बड़का बच्चा को नहीं, छोटा सा दूगो बच्चा को ले लीजिए, वो हर चीज में झगड़ा करेगा। नहीं ये का नया बैग किना जाए, नहीं तो कहेगा हमको भी बैग चाहिए, देता है कि नहीं? नहीं कॉपी किना जाए, कलम किना जाए, कुछ के लिए झगड़ता रहेगा सब हमेशा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? यानी एक घर में है सब, लेकिन साथे नहीं रहता है सब, हमेशा पटका पटकी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उस दोनों को आप खाली कहीं बाहर लेके चल जाइए, मार्केट लेके चल जाइए, नहीं आप तो दूर हट जाइए, आप ध्यान से देखिएगा दोनों को, एकदम दोनों हाथ जोड़ा लेगा, भैया साथे रहो, नहीं उन्हीं कहेगा बाबू इधर मत जाओ, साथे चला जाए, एकदम साथ में रहेगा सब, पापा दिख नहीं रहे हैं, नहीं एकदम साइड नहीं होगा सब। ऐसा होता है कि नहीं? एकदम होता है। कहीं बाहर जाएगा सब, एकदम एक जाएगा सब, साथे चपक जाएगा सब। बस मेरा जहां उनको डर लगता है, जहां उनका एरिया पहचाना हुआ नहीं है, वैसे जगह जाएगा तो पक्का सट जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। सेम कहानी यहां पर है, यहां समझो, ये दो कण हैं, दोनों सेम है, दोनों भाई है मान लो, नहीं और दोनों अभी हाथ में है, तो दोनों क्या दिखाया गया है? अलग अलग। दोनों क्या दिखाया गया है? अलग अलग। नहीं हाथ में है सब, दोनों अलग अलग बैठा हुआ है। इसी को जैसे ही तुम बेंजीन में डाले, कहां डाले? बेंजीन। तो क्या बेंजीन में ये जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय है और बेंजीन अध्रुवीय है। तो बेंजीन में आप इसको जबरदस्ती डाल दिए, तो जब डाल दीजिएगा तो ये दोनों भाई जो अभी अलग अलग हैं, ये दोनों सट गया, एक कण हो जाएगा, दोनों सट क्या हो जाएगा? एक कण में बदल जाएगा। बस मेरा है, तो दोनों सट गया, अगर एक कण हो गया, दोनों सट गया और एक कण हो गया, तो इसको बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं इसको? संयोजन। अब वही आप जब NaCl का एक कण था, आप पानी में डाल क्या हो रहा था? टूट रहा था, तो क्या था? वियोजन। और यहां क्या हो रहा है? संयोजन। अब बताइए, राहुल साहब अपना गुना भाग करेंगे कितने कण पर? दो कण पर। अब थर्मामीटर अपना गुना भाग करेगा कितने कण पर? एक कण पर। राहुल साहब के अनुसार मोलालता का मान लगभग 2 मोल पर केजी आ जाएगा। अब थर्मामीटर को मालूम चलेगा कि मोलालता का मान एक कौन है भाई, तो मोलालता का मान कितना? 1 मोल पर केजी आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा कैलकुलेटेड मान और ये होगा एक्सपेरिमेंटल मान। तो अब बताइए, क्या कैलकुलेटेड मान एक्सपेरिमेंटल सेम आएगा? नहीं आएगा। यानी कि इस केस में तुम देखोगे तो इस केस में कैलकुलेटेड मान क्या? ज्यादा, और एक्सपेरिमेंटल मान क्या? कम। अब वही जब ये कौन सी केस है? संयोजन का केस है। और वही अगर तुम वियोजन वाला केस लिए थे तो बताओ, वियोजन वाले केस में एक्सपेरिमेंटल मान क्या आएगा? ज्यादा, और कैलकुलेटेड मान क्या आएगा? कम। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई पूछता है कि राउल्ट का जो फॉर्मूला है वो किन केसेस में लागू नहीं होगा? नहीं तो अगर कोई विलय का कण वियोजन का गुण दिखाता होगा, यानी विलयन में जाने के बाद टूट जाता होगा, उस केस में भी राउल्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और यदि कोई विलय कण संयोजन का गुण दिखाता होगा किसी विलायक में, तो उस केस में भी राउल्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो राउल्ट के फॉर्मूला वियोजन के केस में लागू नहीं होते हैं और संयोजन के केस में लागू नहीं होते हैं। इतना में किसको दिक्कत है? चलो अब ध्यान से पढ़ो। ये पढ़ लिए टॉपिक, नहीं पढ़ लिए? पढ़ लिए। पढ़ो सब। तब हम तो सब पढ़ा दिए, अब तुम पढ़ो। आगे बढ़े हैं? ये समझ में आ रहा है ना? बताया गया कि नहीं बताया गया?
निम्नलिखित स्थितियों में राउल के सूत्र नहीं लागू होते हैं। कौन सा? वियोजन या विघटन केस में। क्या लिखे यहां पर? बोलो, दिक्कत है? पढ़ो सब। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आराम आराम से पढ़ना है, कोनो बेचैनी नहीं है। देख लो सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वियोजन के केस में क्या होता है? विलय कणों की संख्या बिलियन के बाहर कम होती है और बिलियन के अंदर ज्यादा। तो एक्सपेरिमेंटल मान इसीलिए ज्यादा हो जाता है, कैलकुलेटेड मान कम। तो वही तो लिखा हुआ है, तो जो बात हम बोले वो लिखा हुआ है। चलो संयोजन केस में क्या लिखें? एक्सपेरिमेंटल मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा। तो संयोजन केस में क्या होता होगा? विलय कणों की संख्या बिलियन के बाहर ज्यादा और बिलियन के अंदर कम। अब देखो वो पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं, पढ़ो सब ध्यान से, ध्यान से पढ़ो। हो गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जितना पॉइंट हम समझाए उसी को बस लिख दिए हैं, नहीं जितना पॉइंट हम समझाए उसको लिख दिए। अब आते हैं नए टॉपिक पे। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार का? एक लिखा हुआ है प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक लिखा हुआ है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वैसे वैद्युत अपघट्य या वैसे यौगिक जिनको जल में डालने के बाद वो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं, पूर्णतः आयन में टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल का मतलब होता है वैसे वैद्युत अपघट्य जो जल में जाने के बाद आंशिक रूप से आयन में टूटते हैं, उनको बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl को बोला जाता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो अगर आप 5 गो NaCl का कौन लीजिए, 5 गो NaCl कौन लीजिए और पांचों को पानी में डालिए, वो पांचों का पांचों टूट जाएगा, 5 गो Na प्लस और 5 गो Cl माइनस, नहीं तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दुर्बल का मतलब होता है जैसे कार्बन का कोई कंपाउंड लीजिए, जैसे फॉर्मिक एसिड हम लिए थे, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड का 5 गो कौन लीजिए आप और उस पांचों कौन को उठा के पानी में डालिए, 5 गो में से पांचों नहीं टूटेगा, मालूम चला कि 2 गो आयन में टूटा, बाकी 3 गो जैसा डाले थे वो वैसा ही रह गया, जैसा डाले थे वैसा ही रह गया। तो जो पूर्णतः नहीं टूटे, जितना आयन डाले वो पूरा का पूरा नहीं टूटे, कुछ टूटे कुछ रह जाए, तो उसको बोलते हैं दुर्बल। और जो पूरा टूट जाए वो क्या है? प्रबल। और दुर्बल में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? परेशानी है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब जो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए वो प्रबल है, और जो आंशिक रूप से टूटे वो क्या है? दुर्बल है। ये पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे इतना ही पढ़ेंगे आज के क्लास में, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये पढ़ लीजिए, खाली कहने का देर है कि अब अगले जगह पढ़ेंगे, भाग भाग भाग, नहीं पढ़ लो गधा सब पढ़ लो, नहीं। चूंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन में ज्यादा आयन उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो पूर्णतः टूट जाते हैं,
इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा आयन उत्पन्न करते हैं। और दुर्बल वायु तब घटे के सापेक्ष में, इसलिए प्रबल वायु तब घटे का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और दुर्बल वायु तब घटे का कोलिगेटिव क्या होगा, कम होगा। जैसे हम तुमको बोले कि 1 मोल, ध्यान समझो, NaCl तुमको दिए हुए हैं और 1 मोल तुमको दिए हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और इन दोनों को हम पानी में डाल दिए। समझ में आ रहा है? अब तुमसे बोले कि बताओ किसका क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा, तो टूटता ये भी है भाई और टूटता ये भी है, यानी आयन में भी टूटता है, आयन में भी टूटता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं दोनों का मात्रा भी समान दिया हुआ है, लेकिन ये प्रबल है, ये दुर्बल है। तो अगर इसका 1 मोल आप डाले हैं तो 1 मोल का मतलब 6.02 गुना 10 का पावर 23 कण। अगर आप इसका 1 मोल डाले हैं तो 1 मोल का 1 मोल सारा आयन टूट जाएगा, तो यहां पर आयन ज्यादा मिलेंगे। ये दुर्बल वायु तक घटे है, नहीं तो दुर्बल वायु तक घटे, अगर आप 1 मोल डाले यानी 6.02 डाले हैं गुना 10 का पावर 23, तो ये पूरा नहीं टूटेगा, हो जाएगा आधे टूट के रह गया, आधा जैसे था वैसा ही रह गया। तो कणों की संख्या इसमें क्या होगी, ज्यादा, इसमें क्या होगी, कम, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान सब ज्यादा आएगा, ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पहचानना चाहिए कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। तो प्रबल कौन होते हैं, जितना सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जनरली 1A का तत्व और 2A का तत्व दिखाई दे, तो 1A में कौन कौन है, हाइड्रोजन छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम छोड़ दो, नहीं जहां भी सोडियम दिखाई दे, पोटासियम दिखाई दे, नहीं फ्रेंसियम छोड़ के सोडियम, पोटासियम दिखाई दे, मैक्सिमम यही दिखाई देगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम दिखाई दे, तो जनरली ये क्या होगा, प्रबल, क्या होगा, प्रबल। तो प्रबल वाले का हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होता है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई दिया गया तो वो दुर्बल वाले तो घट होता है, उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।